क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज़ादी के बाद इंडिया ने ना तो कैपिटलिस्ट का रास्ता अपनाया और न ही पूरी तरह सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया। फिर इंडिया ने क्यों चुना अपना खास रास्ता मिक्स्ड इकोनॉमी? Between 1950 and 1990, India was experimenting with planning, public sector dominance, import substitution and a license system. इन्हीं 40 years में हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी गई, लेकिन डेवलपमेंट की स्पीड स्लो भी हो गई। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपके चैनल विनय इकोनॉमिक्स में। आज के ये वीडियो में हम समझेंगे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी from 5-year plans, public and private sectors, and import substitution policy to achievements and failures before the big reform 1991। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह गेम चेंजर साबित होगा। अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ब्रिटिश के 200 इयर्स रूल और उन लोगों के एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज के बाद फाइनली हम लोगों का काउंट्री 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस होता है। फिर उसके बाद अभी ये ब्रिटिश ने हम लोगों का इकोनॉमी को बिल्कुल स्टैग्नेंट और बैकवर्ड पोजीशन में छोड़ के गया। अभी हम लोगों का मेन काम है कि यही बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करके क्या बनाना है, अभी डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। तो अभी हम लोग का इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहला जो इमीडिएट जो टास्क गवर्नमेंट के सामने क्या था कि एक प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना था हम लोगों का इकोनॉमी के लिए, कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग अपनाए। फिर वो उस वक्त पूरा दुनिया में दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करते थे, एक था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा था सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो अभी देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या था। ये सब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखिए, ये सबसे पहला ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अभी ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन व्हिच मींस द प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये बिल्कुल एक्सट्रीम इकोनॉमी हुआ करता था। यहाँ में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम था और ज्यादा से ज्यादा जो रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसको दिया गया? प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। ये एक एक्सट्रीम। और दूसरा जो एक्सट्रीम इकोनॉमिक सिस्टम था वो क्या था? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन व्हिच मींस प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता था? गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी बिल्कुल एक्सट्रीम। यहाँ में प्राइवेट का बहुत ही कम रोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। इसमें ज्यादा से ज्यादा रोल कौन प्ले करता है? गवर्नमेंट प्ले करता है। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया। तो अभी हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट को चूज करना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग चूज करें कि सोशलिस्ट इकोनॉमी चूज करें, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम इकोनॉमी को चूज करना हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन के लिए सही नहीं था। तो इसलिए हम लोगों का इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया? ये सिस्टम क्या है? ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है? A mixed economic system refers to a system in which the public sector and private sector are allotted their respective roles for solving the problems of the economy। तो ये मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर को भी रोल दिया गया और पब्लिक सेक्टर को भी रोल दिया गया। दैट मीन्स दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए यहाँ में है इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इंडिया क्या एडॉप्ट किया? इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम व्हिच बेस्ट फीचर ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब है कि सोशलिस्ट का जो अच्छा फीचर्स और कैपिटलिस्ट का जो अच्छा फीचर्स वो सब लेते हुए इंडिया ने एक सेपरेट अपना रास्ता चुना, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, विद ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। तो इंडिया ने यही मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया इंडिपेंडेंट के बाद। अभी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज करने के बाद अभी हम लोगों को चाहिए था कि प्रॉपर प्लानिंग अपना इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो अभी देखते हैं कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या रहा हम लोगों का इकोनॉमी में। तो आफ्टर अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क वाज टू रिवाइव the poor and backward and
स्टैग्नेंट इकोनॉमी को रिवाइव करना था। तो अभी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। इसलिए डेवलप करना था तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करना था, वही सब प्लानिंग को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है ये, इट कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। ये था इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर उसके बाद अभी हम लोग का जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मेन आर्किटेक्ट कौन था, हम लोगों का मेन आर्किटेक्ट कौन था, ये पीसी महालनोबिस। याद रखिए ये जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग का नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या नाम है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। याद रखिए ये नाम को, ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये देखिए इसका इमेज हम लोग देख सकते हैं, ये है इसका इमेज। फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। अभी प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। कब सेटअप किया गया था, याद रखिए इन द ईयर 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। और उसका चेयरमैन कौन था, चेयरमैनशिप देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था, ये प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन। फिर इसके बाद जैसे ही प्लानिंग कमीशन सेटअप हो जाता है, फिर हम लोग का 5 ईयर्स का प्लानिंग का एरा स्टार्ट हो जाता है। अभी देखिए फिर और एक इंफॉर्मेशन है, क्या है ये, हम लोग का जो प्लानिंग कमीशन है, द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अभी नीति आयोग ये 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के द्वारा हम लोग का प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया। और उसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये बात को, ये डेट को जरूर ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। अभी यहाँ में देखिए क्या है, एक्सप्लोर मोर अबाउट प्लान। अभी प्लान क्या है, ये प्लान का मीनिंग क्या है, ये क्या है, प्लान इज ए डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी वर्क आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। अगर हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है तो हमें प्रॉपर क्या है, ये पूरा स्कीम का डिटेल, प्रोग्राम्स और उसका स्ट्रेटेजी हमें एडवांस में सोचना होता है, तब जाके हमें जो ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करते हैं वो ऑब्जेक्टिव हमें मिलता है। ये चीज को बोला जाता है एक प्लान, ठीक है। और रीजंस फॉर प्लान, अभी हम लोग का काउंट 3 के लिए प्लानिंग क्यों जरूरी था, क्यों हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग किया, उसका रीजन देखिए। प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स with a specified time period. It involves detailed analysis of the problems at hand and making conscious decisions to solve them. तो भी प्लानिंग इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों को अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है प्रॉपरली, जो हम लोगों का इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स था, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं होना था। इसलिए हम लोग का इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग किया गया था। फिर अभी हम लोगों का जो ड्यूरेशन ऑफ प्लान था कितना का था, इन इंडिया प्लान्स आर मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 years आर नोन एज 5 year प्लान्स। हम लोगों का जो प्लानिंग का ड्यूरेशन कितना ईयर्स का था, 5 years का ड्यूरेशन था, इसलिए हम लोगों का इकोनॉमिक प्लानिंग को 5 year प्लान भी बोला जाता है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 year प्लान्स वाज बोरोड फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन। अभी ये जो 5 year प्लान का जो आइडिया कहाँ से लाया गया था, ये सोवियत यूनियन से ही लिया गया था, फॉर्मर सोवियत यूनियन से, ठीक है। फिर उसके बाद अभी कंटेंट इन प्लान्स, प्लान में क्या क्या होता है देखिए। आवर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड इन द 5 years ऑफ ए प्लान। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि 5 years के अंदर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करना है, बट ऑल्सो व्हाट इज टू बी अचीव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years। लेकिन मतलब पूरा ओवर द पीरियड ऑफ 20 years में हम लोगों को क्या क्या अचीव करना है वो सब भी था हम लोगों का प्लानिंग में। एंड दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। याद रखिए पर्सपेक्टिव प्लान कितने ईयर्स का होता है, 20 years का होता है। एंड द 5 year plans are supposed to provide the basis for the perspective plan। अभी पर्सपेक्टिव प्लान का बेसिस कौन रेडी करता है, ये हम लोगों का 5 year प्लान ही रेडी करता है। इसके बाद अभी देखते हैं कि हम लोगों का 5 year प्लान था, क्या क्या गोल्स रहा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट गोल्स जो हमें अचीव करना था इन
जनरल। ऐसे तो प्लान का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होता है और जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी होता है। तो ये सब इन जनरल है, ये सब ऑब्जेक्टिव इन जनरल है। हमें पूरी काउंट्री के लिए ये सब जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करना था। किसके द्वारा? ये हम लोगों का 5 ईयर्स प्लानिंग के द्वारा। अभी देखते हैं वो सब 5 ईयर प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वो सब 5 ईयर प्लान अभी देखते हैं वो सब क्या क्या है। सबसे पहला जो गोल है वो क्या है? ग्रोथ। अभी ग्रोथ का मीनिंग क्या है? ग्रोथ एम्स टू इंक्रीज काउंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। इसका मतलब है ग्रोथ का मतलब है कि हम लोग का काउंट्री का कैपेसिटी को इंक्रीज करना है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाए। फिर सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है या जो गोल है वो क्या है? ये मॉडर्नाइजेशन। अभी मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है? मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। हमें अपना जो टेक्नोलॉजी, वो भी कैसा टेक्नोलॉजी यूज करना है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना। सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना ही मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। मॉडर्नाइजेशन मतलब ये भी होता है कि हम लोग का सोशल आउटलुक को चेंज करे। जो हम लोग का जो ख्याल, जो माइंडसेट जो पहले जमाना का हुआ करता था, जो आज के दिन में वो सब वैलिड नहीं होता है, वो सब को चेंज करना, वो भी क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन होता है। फिर उसके बाद आते हैं सेल्फ रिलायंस। अभी सेल्फ रिलायंस का मीनिंग क्या है? एम्स टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। इसका मतलब है कि जो चीजें हम लोग का काउंट्री में प्रोडक्शन किया जा सकता है वो सब हम लोग का काउंट्री में ही प्रोडक्शन करें, ना कि हम लोग बाहर से मांग रहे हैं। क्योंकि हम लोग नया नया इंडिपेंडेंट हुए थे, अगर नया नया इंडिपेंडेंट हुए तो फिर अभी हम लोग अगर फॉरेन काउंट्री से ही सब चीज़ों को अगर हम लोग इम्पोर्ट करते रहेंगे, जो चीज़ें हम लोग का काउंट्री में अवेलेबल है, तो इससे क्या हो सकता था कि फॉरेन डोमिनेंस ज़्यादा हो सकता था और हम लोग का जो मनी, क्योंकि हम लोग 4 काउंट्रीज में नया नया इंडिपेंडेंट हुए थे तो हम लोग का पैसा इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा खर्चा होना था। इसलिए सेल्फ रिलायंस का जो ऑब्जेक्टिव रहा, ये जो गोल रहा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इक्विटी। लास्ट जो गोल है 5 ईयर प्लान का वो है इक्विटी। अभी इक्विटी का मतलब क्या है? जो भी ये ग्रोथ अगर हम लोग अचीव किया थ्रू मॉडर्नाइजेशन या तो हम लोग का काउंट्री में प्रोडक्शन करके, फिर वो सब का बेनिफिट्स अगर सभी को मोर और लेस अगर इसका बेनिफिट हम लोग का काउंट्री के लोगों को नहीं मिलता है तो ऐसा टाइप्स ऑफ ग्रोथ का कोई फायदा नहीं था। तो इसलिए इक्विटी का मतलब क्या है? जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो भी बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स सभी के द्वारा एंजॉय करना, यही चीज को बोला जाता है इक्विटी। ज्यादा मिले या कम मिले लेकिन एंजॉय करना है, मतलब उसका फैसिलिटीज मिलना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अभी तो ओवरऑल हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देखा 5 ईयर प्लान का। हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया, प्लानिंग किया 5 ईयर्स के लिए। तो अभी ये सब जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिया गया, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, तो ये सब अलग अलग सेक्टर्स में हम लोगों ने कितना एक्सटेंट तक अचीव किया, नहीं किया, या तो हम लोग अलग अलग सेक्टर्स को ये सब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिया, अभी वो सब देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया, अभी देखते हैं। पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या पॉलिसीज अपनाया। अभी 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज लिया गया, एक था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, एक क्या था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और दूसरा था टेक्निकल रिफॉर्म। अभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या होता है? ये लैंड रिफॉर्म आता है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में अभी लैंड रिफॉर्म इन्वॉल्व्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग। इसका मतलब है कि जो भी इंटरमीडिएरी, जो भी जमींदार हुआ करते थे ब्रिटिश का टाइम में, वो सबको क्या करना है? एबोलिश करना था, और साथ साथ और क्या करना था? ये लैंड सीलिंग ये अप्लाई करना था। तो अभी ये जो लैंड रिफॉर्म का, ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, क्या लाना था एग्रीकल्चर में? टू ब्रिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर, यही ऑब्जेक्टिव था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का। फिर उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म में क्या आता है? ये ग्रीन रिवोल्यूशन। टेक्निकल रिफॉर्म मतलब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। तो अभी ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू लार्ज स्केल इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। अभी ये ग्रीन रिवोल्यूशन का थ्रू से हम लोग एग्रीकल्चर में क्या लाने का ऑब्जेक्टिव रहा, वो था टू ब्रिंग ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। यही 2 मेन पॉलिसीज रहा एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या क्या हुआ, अभी टेक्निकल रिफॉर्म में क्या क्या हुआ।
सबसे पहले लैंड रिफॉर्म में आते हैं हम लोग। लैंड रिफॉर्म टुक दो फॉर्म लिया लैंड रिफॉर्म ने। सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म का फॉर्म किया था वो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स किसको बोला जाएगा? जमींदार्स। ठीक है, अभी देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू एबॉलिश इंटरमीडिएट्स टू मेक टीलर्स द ओनर ऑफ लैंड। जो फार्मर्स को पहले उन लोगों के नाम पे जमीन नहीं हुआ करता था, तो अभी जमींदार से लेके जमीन किसको दिया गया? ये फार्मर्स को दिया गया। एंड द ओनरशिप राइट्स वेर ग्रांटेड टू टेनेंट्स व्हिच गिव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब लैंड टू टीलर जो ये आइडिया था गवर्नमेंट का, इसका पीछे का जो मेन रैशनल, जो मेन रीजन किया था, यही सोच के फार्मर्स को जमीन दिया गया ताकि उन लोगों को इंसेंटिव मिले। जब खुद ही अपना जमीन का मालिक होंगे तो ये लोग पूरी मेहनत से काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर और जो दूसरा फॉर्म क्या है, ये दूसरा फॉर्म लैंड रिफॉर्म का ये है लैंड सीलिंग। अभी लैंड सीलिंग का मतलब क्या है देखिए, फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड व्हिच could be owned by an individual. All lands belonging to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landless cultivators and small farmers. इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना जमीन अपने अंदर में रख सकता है, ये भी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया गया। और जो इंडिविजुअल के पास ये लिमिट से ज्यादा जमीन हुआ करता था, तो वो सब जमीन वहां से लेके किसको दिया गया था? जिन लोगों के पास जमीन नहीं हुआ करता था वो सबको ये जमीन दिया गया था। ये है लैंड सीलिंग। तो अभी देखते हैं ये जो लैंड रिफॉर्म का उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहा वो देखते हैं। अभी सबसे पहले इधर देखिए एडवांटेजेस को देखते हैं, क्या रहा एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस यही था कि ये लैंड रिफॉर्म के कारण 200 लाख टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। डायरेक्ट, पहले इंटरमीडिएट जमींदार का थ्रू से गवर्नमेंट से कांटेक्ट हुआ करता था। अभी जैसे ही इंटरमीडिएट एबॉलिश हो गया तो इससे क्या हो गया कि अबाउट 200 लाख टेनेंट्स क्या हो गया, डायरेक्ट गवर्नमेंट का कांटेक्ट में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेज किया था, ओनरशिप राइट गेव द इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो जैसे ही ये ओनरशिप राइट दिया गया फार्मर्स लोगों को, तो ये लोग मन लगा के काम किया, तो इससे क्या हो गया, हम लोगों का एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हो गया। अभी डिसएडवांटेज देखते हैं लैंड रिफॉर्म का, क्या क्या डिसएडवांटेज रहा लैंड रिफॉर्म में। सबसे पहला है, इन सम एरियाज जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूपहोल्स इन द लेजिस्लेशन में जो भी लूपहोल्स थे वो सबका फायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसा एरियाज में जो जमींदार स्टिल मतलब बहुत सारा लैंड होल्डिंग्स अपने पास रखा हुआ था। फिर दूसरा जो किया था, द poorest of the agricultural laborers did not benefit from the land reform। जो poor farmers हुआ करते थे, जो landless farmers हुआ करते थे, तो ये land reform से उन लोगों को benefit ही नहीं मिला। फिर नेक्स्ट जो disadvantage क्या रहा, land reforms were successful only in Kerala and West Bengal। ठीक है, and vast inequality in land holdings continued। सिर्फ ये केरला और वेस्ट बंगाल में ही सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट हो पाया लैंड रिफॉर्म, लेकिन और बाद बाकी जो स्टेट्स में ये प्रॉपरली नहीं हो पाया। तो हम लोग का काउंट्री में ये जो क्या था इनइक्वालिटी था लैंड होल्डिंग्स में, वो फिर भी कंटिन्यू चल रहा था। तो ये सब हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अभी टेक्निकल रिफॉर्म में आते हैं, वो क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन। ये ग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए लाया गया था ताकि हम लोग एग्रीकल्चर का आउटपुट को इंक्रीज किया जाए। तो अभी देखते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अब देखिए ये ग्रीन रिवोल्यूशन, अभी सबसे पहले इसका मीनिंग लेते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन का। अभी ग्रीन रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स। मतलब हम लोग का एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को लार्ज स्केल में इंक्रीज करना है। कैसा करके इंक्रीज करना है, ये HYV सीड्स यूज करके। और ये जो HYV सीड्स नीड reliable irrigation facilities and financial resources to purchase fertilizers and pesticides। लेकिन HYV सीड्स अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए रेगुलर ये इरिगेशन फैसिलिटीज का जरूरत था, और उसके साथ साथ हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी जरूरत था। क्या के लिए था, टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये ग्रीन रिवोल्यूशन का फेजेस। याद रखिए फेजेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन में कितना फेजेस में ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया गया। ये जो सबसे पहला फेज था ये कब था, फेज 1 मिड 1960s टू
मिड 1970s, 19 ये 60s, मिड 1960s बोलने से 1965 एंड मिड 1970s बोलने से 1975, ये पहला फेज था ग्रीन रिवोल्यूशन। अभी पहला फेज में हुआ क्या था देखते हैं। द यूज ऑफ HYB सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो जो एफ्लुएंट स्टेट्स में ही ये ग्रीन रिवोल्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव रहा पहला फेज में। और ये फेज में द यूज ऑफ HYB सीड्स प्राइमरीली बेनिफिटेड द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। और ये पहला फेज में जो रीजन्स में व्हीट ग्रो किया जाता था वो सब रीजन्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिला ग्रीन रिवोल्यूशन का पहला फेज में। फिर सेकेंड फेज देखते हैं। सेकेंड फेज कब हुआ? मिड 1970s टू मिड 1980s। तो अभी सेकेंड फेज में क्या क्या हुआ देखते हैं। द HYB टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू लार्ज स्केल ऑफ स्टेट्स। सिर्फ ये वेस्ट बंगाल, सिर्फ ये गिना चुना स्टेट्स में, जैसे पहला फेज में क्या क्या था, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर ये सेकेंड फेज में बहुत सारे स्टेट्स में ये ग्रीन रिवोल्यूशन फैल गया। और क्या हुआ? बेनिफिटेड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। फिर सिर्फ जैसे पहला फेज में व्हीट एंड राइस हुआ करता था, तो अभी सेकेंड फेज में बहुत सारे क्रॉप्स को बेनिफिट मिला ये ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण। इसके बाद अभी आते हैं इफेक्ट्स और मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अभी ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या क्या फायदा हुआ हम लोग का इकोनॉमी के लिए, या तो हम लोग का कंट्री के लिए, या तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, अभी देखते हैं। ये ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण इट इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अभी ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले हम लोग फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स का। तो अभी ग्रीन रिवोल्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद हम लोग क्या बन गए? फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए। फिर सेकंड जो बेनिफिट रहा, इंक्रीज इन मार्केटेबल एंड मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस भी इंक्रीज हुआ और मार्केटेड सरप्लस भी इंक्रीज हुआ। मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस मतलब क्या? प्रोडक्शन करने के बाद अपना सेल्फ कंजम्पशन करने के बाद जो भी रह जाता है, जिसको हम लोग मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं, वो है मार्केटेबल सरप्लस। और जो एक्चुअली हम लोग मार्केट में जाके सेल करते हैं, जिससे हम लोग क्या मिलता है? पैसा भी मिलता है, इनकम भी मिलता है, तो ये होता है मार्केटेड सरप्लस। ये इंक्रीज हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण। फिर नेक्स्ट जो बेनिफिट हुआ, इट enabled द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of food shortage। तो गवर्नमेंट ने यूज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किया, वो अच्छा से स्टॉक में रखा। फिर जब जब हम लोग का कंट्री में फूड ग्रेन्स का शॉर्टेजेस होता था, उस टाइम में वो स्टॉक से निकाल के आराम से सप्लाई दे सकता था गवर्नमेंट। फिर उसके बाद और एक बेनिफिट क्या हुआ, इट बेनिफिटेड लो इनकम ग्रुप एज प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज। तो क्योंकि अभी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो सप्लाई ज़्यादा हुआ मार्केट में, तो इससे क्या हो गया, फूड ग्रेन्स का अगर अदर जो फूड आइटम्स से अगर हम लोग ये कंपेयर करते हैं तो फूड ग्रेन्स का प्राइस नीचे था, मतलब लो था। तो इससे स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप हुआ करते थे उन लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो इससे क्या हो गया, जो लो इनकम ग्रुप का डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद आते हैं अभी हम लोग रिस्क ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अभी ग्रीन रिवोल्यूशन लेके क्या रिस्क था वो देखते हैं। अभी सबसे पहला रिस्क क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन से जो रिलेटेड रिस्क था, ये था रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। बोला जाता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ेगा, यह रिस्क था। और दूसरा रिस्क क्या था, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक ऑफ HYB सीड्स। HYB क्रॉप्स आर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक। जो HYB सीड्स होते हैं ये बहुत जल्दी पेस्ट के द्वारा अटैक किया जाता है, तो इससे पूरा का पूरा क्रॉप डैमेज होने का चांस था। ये दो रिस्क एसोसिएटेड था ग्रीन रिवोल्यूशन से। ये गवर्नमेंट को मालूम था कि ये रिस्क एसोसिएटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन से, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया ये रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो अभी देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया देखते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो रेट टू स्मॉल फार्मर्स सो दैट दे कुड आल्सो हैव एक्सेस टू नीडेड इनपुट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में पुअर फार्मर्स को क्या दिया, लोन दिया, ताकि वो लोग भी जो नीडेड इनपुट्स ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जरूरी था, जैसे HYB सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, वो सब परचेज करने के लिए गवर्नमेंट ने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड किया, ताकि पुअर फार्मर भी अच्छे से फार्मिंग कर पाए और रिच फार्मर के साथ साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो गैप, जो इनकम इनइक्वालिटी होगा, ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा। फिर जो सेकंड जो रिस्क था ये पेस्ट अटैक के लिए, तो बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और टाइम टू टाइम ये सब इंफॉर्मेशन लोगों को
दिया भी गया तो इससे क्या हो गया, ये जो पेस्ट अटैक था तो ये बहुत हद तक मिनिमाइज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये सब्सिडीज, जो एग्रीकल्चर है सब्सिडीज का ऊपर में डिबेट कि सब्सिडीज प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले सब्सिडीज का फेवर में क्या आर्गुमेंट दिया गया अभी देखते हैं। ये जो लोग सब्सिडीज को फेवर करते हैं ये लोग बोलते क्या है कि फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी ए रिस्की बिजनेस, क्योंकि रिस्की बिजनेस है फार्मिंग तो इसलिए सब्सिडीज देना चाहिए। फिर सेकंड जो पॉइंट दिया गया है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड आर अनेबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। तो हम लोगों का कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स पुअर थे, अगर सब्सिडीज नहीं दिया गया तो जो रिक्वायर्ड इनपुट्स खरीद नहीं पाएंगे तो इससे गैप बढ़ जाएगा रिच और पुअर फार्मर का। फिर उसके बाद अगर सब्सिडीज को एलिमिनेट किया जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का इनकम इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये ग्रुप बोलते हैं कि सब्सिडीज देना चाहिए। फिर जो आर्गुमेंट्स में क्या बोला जाता है देखते हैं। क्या आर्गुमेंट बोला जाता है, पर्पस ऑलरेडी सॉल्व्ड। इसका मतलब ये है कि इनिशियली तो सब्सिडीज देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही सब्सिडीज का पर्पस अचीव हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, फिर उसके बाद सब्सिडीज को क्या करना है, इसको फेज आउट करना है, उसको उठा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो पर्पस था वो अचीव हो चुका है। फिर और मोस्टली क्या होता है, ये सब्सिडीज का जो बेनिफिट्स किसको मिलता था, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज एंड प्रॉस्परस फार्मर्स एंड नॉट द टारगेट ग्रुप्स। स्पेशली ये सब्सिडीज का बेनिफिट किसको ज्यादा मिलता था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और जो रिच फार्मर्स को ही ज्यादा मिलता था सब्सिडीज का बेनिफिट। लेकिन जो टारगेट ग्रुप स्पेशली जो पुअर पीपल थे, इन लोगों को सब्सिडीज का बेनिफिट इतना नहीं मिल पाता था। और इसके साथ साथ और क्या था, इट इज ए ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। और ये गवर्नमेंट फाइनेंस का ऊपर में ये क्या था, ह्यूज बर्डन भी था, बहुत हेवी बर्डन होता था गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए ये ग्रुप बोलते हैं कि सब्सिडीज नहीं देना चाहिए फार्मर्स को। तो अभी करेक्ट पॉलिसी क्या है कि सब्सिडीज देना है। अभी दोनों आर्गुमेंट सुनने के बाद अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सब्सिडीज देना है कि नहीं देना। अभी देखते हैं इसका करेक्ट पॉलिसी क्या है। इधर देखिए, द करेक्ट पॉलिसी इज नॉट टू स्टॉप सब्सिडीज। जो करेक्ट पॉलिसी क्या है, सब्सिडीज को स्टॉप नहीं करना है। इन इंडिया सब्सिडीज आर नेसेसरी फॉर पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स। सब्सिडीज जरूरी है, जो पुअर फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर्स है, उन लोगों के लिए सब्सिडीज जरूरी है। एंड नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट only the poor farmers enjoy the benefits of the subsidies, not the fertilizers industries and the big farmers। तो इसलिए ऐसा एक्ट नेसेसरी स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लेना चाहिए कि ये जो सब्सिडीज का बेनिफिट सिर्फ पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को ही मिले, ना कि ये फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज को और ना कि बिग फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिले। तो इससे क्या हो जाएगा कि पुअर फार्मर्स को भी एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड इनपुट्स खरीदने के लिए, और दूसरा साइड में क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन था वो भी कम हो जाएगा। आज का ये पहला पार्ट में इतना ही। मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर और ये ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और जाते जाते मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल में नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।